CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। नगर के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी के जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हरेंद्र मलिक और गठबंधन के नेताओं ने मतगणना से पहले की संयुक्त प्रेस वार्ता। प्रशासन से निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतगणना कराने की अपील। प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियमों के तहत प्रशासन मतगणना कारण और हम भी इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का पालन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कल हम अपने एजेंटों को मतगणना कराने के लिए प्रशिक्षण देंगे, कैसे कैसे क्या करना है और किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हुए एजेंट को मतगणना पर अपनी निगरानी बनाकर रखनी है। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज जनपद मुजफ्फरनगर। समाजवादी पार्टी के हित में, इस देश के संविधान को बचाने के हित में, लोकतंत्र को बचाने के हित में आप ये सवाल जरूर आप चाहेंगे जैसा कि आदरणीय विधायक जी ने कहा, सैनी साहब ने, प्रमोद जी ने कहा, दिया भाई ने कहा, सुबोध जी ने कहा, जिला प्रशासन से अपेक्षा है, जैसा उन्होंने आश्वस्त किया है हमारे प्रतिनिधिमंडल को, कि वो निष्पक्ष रहेंगे, निष्पक्ष कैसे जोड़ देगा? नियम यह है कि पहला राउंड जब पूरा हो जाएगा, जब दूसरा राउंड खुलेगा, तो उसके लिए बड़ी कार्रवाई हो सकती है। समानता का व्यवहार कर सकते हैं, कर्मचारियों और अभिकर्ता के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। पेट्रोलिंग में इन्हें बड़ा मन करना चाहिए। अधिकारियों से अपेक्षा है कि हमेशा याद रखें कि वो भारत के जिम्मेदार नागरिक है। आज प्रेस वार्ता की गई है, बताइए इसका। आप ही लोगों ने जो सवाल पूछे उसके जवाब दे दिए। क्यों जरूरत पड़ी जी वार्ता करने की? अरे भाई, जिस काम के लिए 2 साल से लग रहे थे, परसों को उसका रिजल्ट आएगा। तो देखिए, हमने खेत कमाया, फसल बोई, अब उस कमाई को कोई दूसरा ले जाने का प्रयास करे तो स्वीकार्य नहीं है। हम लोग किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं। हम लोग अपनी कमाई को खोते नहीं, उसको संभाल करके संजो कर रखते हैं। और किसान हो, मजदूर होने के नाते तो फसल को अपने घर तक ले जाने के लिए बराबर उसकी रक्षा करते हैं, चौकसी करते हैं। हम मुस्तैदी से भारत सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रत्येक दिशा निर्देश का अक्सर से पालन कराएंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। यही अनुरोध हमने जिला प्रशासन से किया है, आपसे भी किया है। लोकतंत्र में आप भी चौथा स्तंभ है, वैसे भी आप यहाँ के मतदाता हैं, आप मेरे से ज़्यादा जिम्मेदार आदमी हैं। आप लोगों से मदद की दरख्वास्त है कि आप भी मदद करना, कोई पक्षपात ना हो, केवल और केवल जो गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन की उनका पालन होना चाहिए। अगर मतदान के दौरान गड़बड़ी होती है, मतगणना के दौरान अगर गड़बड़ी होती है तो किस तरह से? क्यों हो जाए गड़बड़ी? अब तो टोटल होना, जोड़ घटाई तो होना यार, होना क्या है, वोट तो गिनी नहीं जाती। अब
अब तो जोड़ होना भाई, जानबूझ के कोई करने को उसका ठेका नहीं। कैलकुलेटर को लेकर मांग चल रही है, वहाँ पर कैलकुलेटर ले जाना चाहिए। वो तो अनुरोध हमारा, वैसे ही इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल ले सकते हैं, पहले हमेशा दिया जाता रहा है AROT बिल पर। इस तरह की कोई तैयारी भी कर रखी है? कैसी मतगणना होगी उस दिन? मतगणना का अब ट्रेनिंग कैंप है। हम हर विधानसभा क्षेत्र को 1 घंटा एजेंटों को कल ट्रेनिंग देंगे कि आपको ये करना है। सबसे पहले आपको देखना है मशीन टेम्पर्ड तो नहीं है, उसके 3 तरीके हैं। फिर देखना है फॉर्म 17C का 2 पार्ट है, उसके अनुसार वोट कितनी पड़ी है आपके पास, फॉर्म 17C है उससे मिलान करना है। ये सब हमने एक इंटरव्यू में आपको क्यों लग रहा है कि आपकी फसल दूसरा मिल जाएगा? है। आपको क्यों लग रहा है कि आपकी फसल दूसरा मिल जाएगा? कौन कह रहा? अच्छा, आपको लग रहा है मेरी फसल दूसरा ने, जब मैं जिसकी रखवाल करूं उसकी ले जाने देता अपनी तो कसर। एक इंटरव्यू में आपने कहा है कि मतगणना में कोई भी गड़बड़ नहीं होने दी जाएगी। तो मैं आप ही कह रहा है नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर के DM अरविंद मल्लप्पा बंगारी से आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर आवास पर मुलाकात करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन सुप्रीमो और खाप चौधरी नरेश टिकैत। वहीं जानकारी देते हुए मीडिया से वार्ता के दौरान कहा है कि 2013 के दंगे उसमें यही हैं, बात दोबारा न दोहराई जाए। हम यही चाह रहे हैं कि माहौल कहीं ख़राब न हो, न ऐसा सुनने में आए। और अब आगामी 4 तारीख को गिनती भी शांतिपूर्ण संपन्न हो, हमारी बस यही मांग है, कुछ और मांग नहीं। चौधरी नरेश टिकैत ने कहा है कि आशंका तो यह है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है और हम यही चाहते हैं कि ज़िले में शांति बनी रहे, छोटी छोटी बातों पर कोई विवाद ना हो, कोई एक वोट पर कोई विवाद ना हो। हम तो यही चाहते हैं कि यह सब प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हो, हमारी और कोई मांग नहीं है और न ही हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, न ही हम किसी पार्टी से संबंध रखते हैं। हमारा मकसद यही है कि बस जनपद में शांति व्यवस्था बनी रहे। बता दें कि लोकसभा 2024 के चुनाव में भारतीय सुप्रीमो नरेश टिकैत ने वोट नहीं किया था। इनके सवाल पर उन्होंने कहा है कि वह तो कुछ नहीं है और अपने सभी लोग अपने हैं और सभी अपने आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अपने ही आदमी हारेंगे और अपने ही आदमी जीतेंगे, सभी लोग काम आने वाले हैं। हम तो यही चाहते हैं कि माहौल ख़राब ना हो, यदि माहौल ख़राब हो जाता है तो उसे सुधारने में वर्षों लग जाते हैं। हम जब से हमने होश संभाली है इस ज़िले की गाड़ी हम पटरी पर लेकर आए और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज़ जनपद मुजफ्फरनगर। वो मुद्दे तो यही है 2013 का दंगा, उसमें हमें यही है कहीं बात दूसरा ना दोहराई जा, बात कहीं दूसरा ना दोहराई जा। हम यही चाह रहे हैं माहौल खराब ना हो, कहीं चुनाव है हो लिया या गिनती है 4 तारीख में, इसमें शांति के तरीके से बिल्कुल जैसा चुनाव संपन्न हुआ गिनती भी संपन्न शांति के तरीके से हुआ हो जाए, बस यही है हमारी, और कोई ना कोई मांग है हमारी, ना कुछ आशंका है आप नहीं भाई। आशंका तो आने वाले समय में क्या नहीं हो सकती, पता नहीं क्या हो जा, थोड़ी थोड़ी बातों पर हो जा, किसी वोट पे एक वोट पे हो जा भाई इसमें बेईमान ना कर दिया, इसमें कर दिया। तो हम तो यह चाहे बिल्कुल ये जिला है शांति का जिला है, इसमें बिल्कुल शांति के तरीके से गिनती हो और बस ठीक काम चले। और हमारी क्या कोई मांग नहीं है, कोई वो नहीं है, ना कोई हमें कोई किसी पार्टी से जुड़े हुए, सब कोई किसी पार्टी से संबंध रखता हो, कोई किसी से, तो यहाँ से कोई नहीं, सब वही है। हम तो यही चाहते हैं शांति के लिए, जिले की शांति के लिए, हमारा कोई और कोई उद्देश्य नहीं है। अच्छा जी, एक सवाल तो बनता है क्योंकि इस बार आपने वोट नहीं दिया, लेकिन मतगणना के प्रति आप जागरूक दिख रहे हैं। नहीं जागरूक तो भाई सब तो बढ़िया बात है कि पता नहीं तो वोट क्यों नहीं दिया, वोट दिया नहीं इस बार, जागरूक चलो कुछ नहीं हुआ तो अपने सबका अपना अधिकार है, सब अपने आदमी है, अपने आदमी सब चुनाव लड़ रहे, अपने आदमी हारेंगे अपने जीतेंगे, तो उसमें तो कोई वो नहीं है, सभी काम आने वाले हैं, तो इसमें तो कोई वो नहीं बात है। तो हम तो यह चाहे कि माहौल खराब होने में फिर बरसों लग जा सुधारने में,
हम पहले 2013 में जब हमने होश से संभाली, बड़ा मुश्किल था इस देश की, इस जिले की, हम यह गाड़ी पटड़ी पर जाए सबके सहयोग थे, तो आगे ना कोई ऐसा माहौल हो, हम एक अखबार बहुत देख कर ठहरे भाई यही है। और हमारा कोई वो नहीं है, न हमारा कोई अक्सर मकसद है, ना कोई कुछ है, ना कोई किसी को वो है। जिसे जनता ने वोट दे रखी वो अपना जीत जगह, जिसे कम वोट मिली वो अपना उसे वो कम को स्वीकार करो। तो ये तो जनता के हाथ की बात है। ठीक है जी, ठीक है। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर थाना मीरापुर पुलिस और चोरों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 शातिर चोर हुए घायल। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 1 कार, अवैध शस्त्र और 3 बकरी बरामद की है। पुलिस ने बताया है कि यह शातिर चोर बकरी चोरी करने की घटना को अंजाम देते थे। थाना मीरापुर पुलिस को 3 बकरी चोरी कर भागने की सूचना प्राप्त हुई। वहीं सूचना पर अलर्ट हुई थाना मीरापुर पुलिस ने कासमपुर भुम्मा रोड पर कार सवार बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने अपने आप को पुलिस टीम से घिरा देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी कार्यवाही में पुलिस की गोली लगने से 2 शातिर बदमाश घायल हो गए। जानकारी पता करने पर जानकारी मिली कि दोनों बदमाशों पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। इस दौरान बदमाशों की पहचान रियासत पुत्र इरफान और सादा पुत्र आकिल के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में घायल बदमाशों ने बताया है कि उनके द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तथा चोरी का सामान बेचकर प्राप्त हुए रुपयों को वह आपस में बांट लेते हैं और अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया जाता है। उन्होंने बताया कि गत 26 मई को थाना रामराज क्षेत्र से 10 बकरियों की लूट करने की घटना को भी उन्होंने ही अंजाम दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, CA7 न्यूज, जनपद मुजफ्फरनगर। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। और खून के इधर को है जी, वो खून के सड़क पर में सड़क को खून है वो सारा जाने के कर गया हाथ पता नहीं है यार ना वो तो पहले तो सोनू था भाई वहाँ सारा क्या नाम एक गिलास में पानी ले पानी ले वो सोनू एक गिलास में पानी ला दिए। फूल लगेगा टच करा होगा वो शीशे सारे टच करेगा ना पकड़ा होगा भाई साहब शीशे सारे टच उठा कर रखना बार फुट क्या
इसमें भी वो नारियल वाली पूरा सामान चारों तरफ से रखता होगी हमें भी लगता है यही है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बन रही है व्यवस्था है लोकतांत्रिक उसमें चीज़ें अपने बेटे की हत्या कर दी। बहुत बुरी आफत चलेगी। ये आदमी स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, दूसरे के चीज़ों को भी नुकसान पहुँचा देता है। साफ सफाई आज गांव रूनी अर्जीपुर में जो समाधि वाला मंदिर है मिलने के रास्ते पर, उस पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्तियों के सामने जो शीशा लगाया था उसे तोड़ने का काम किया गया और मूर्तियों पर खून के धब्बे लगाने का काम किया गया। ग्रामवासियों ने हमें सूचना दी, हम मौके पर पहुंचे। हमने तत्काल चरथावल थाने को सूचना दी। मौके पर कोतवाल, बिरालसी चौक के इंचार्ज सीओ साहब अपनी पूरी टीम के साथ, फॉरेस्ट टीम, डॉग को लेकर और जो BTS उतारते हैं उन्हें लेकर, सबको लेकर वहाँ पहुँचे और पूरी जांच पड़ताल की। हिंदू धर्म में मूर्तियों पर इस तरह खून नहीं लगाते, इससे हमारी भावनाएं आहत हुई है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इस घटना को खोलने का काम करे और ताकि जिसने भी ये काम किया है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन नज़दीक के जो CCTV कैमरे हैं उनको भी खंगालने का काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस घटना का खुलासा होगा। मैं विकास शर्मा, भारतीय किसान यूनियन क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य। थाना चरथावल के ग्राम रोनी अर्जीपुर से ग्रामवासियों ने थाना चरथावल में सूचना दी। उनके गांव में जो रोनी अर्जीपुर से रास्ता भमेला की ओर जाता है, वहाँ शिव मंदिर स्थापित है। उस मंदिर में किसी अज्ञात किसी व्यक्ति ने मंदिर में लगा शीशे उसको तोड़ दिए और वहाँ कुछ खून के छींटे पड़े हैं और एक मूर्ति पर तिलक इत्यादि लगा पड़ा। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मैं पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे। ग्रामवासियों के साथ पूरे मंदिर प्रांगण का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया यह मामला तांत्रिक कार्य से संबंधित लगता है। बहरहाल पूरे मामले की छानबीन के लिए जनपद से डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम आ चुकी है। पूरे मंदिर का छानबीन और इंस्पेक्शन कर रही है। ग्रामवासियों से पूछताछ की जा रही है और गांव में जितने भी आने जाने के CCTV कैमरे लगे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। बहरहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तहरीर प्राप्त करके आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर पुलिस द्वारा बुधवार की देर रात हाईवे पर खड़े वाहनों से तेल चोरी करने वाले गिरोहों के साथ सीधी मुठभेड़ हो गई। इस दौरान CO खतौली एवं मंसूरपुर थाना अध्यक्ष की अगुवाई में तेल चोरी करने वाले गिरोहों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया तो वहीं बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 शातिर बदमाशों को पुलिस की गोली लगी तो वहीं 2 घायल बदमाशों सहित टोटल 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। कल थाना मंसूरपुर क्षेत्र में संधावले पुल के पास तेल चोरी की घटना हुई थी और जिसके संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर थाना पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। तभी से थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा CCTV फुटेज के माध्यम से तथा सर्विलांस टीम के सहयोग से गाड़ी को तस्दीक किया गया है तथा नंबरों के आधार पर उनको ट्रेस किया गया है और आज शाम से ही उनकी तलाश में लगातार गश्त जारी थी। मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आज वो पुनः घटना कारित करने के लिए जनपद में आए हुए हैं। इस सूचना को ध्यान मद्देनज़र रखते हुए
जब चेकिंग की जा रही थी तो तभी एक संदिग्ध आइसर कैंटर जिसकी नेम प्लेट को संदिग्ध देखते हुए रोकने का प्रयास किया गया और उसके द्वारा पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की गई। पुलिस के द्वारा पीछा करते हुए और मंसूरपुर मिल से जौहरा जाने वाले रास्ते के बीच उसको पकड़ा गया। अपने आप को घिरा पाकर उसमें सवार 5 बदमाश उतर के भागे और उनके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है तथा 3 अन्य को मौके से गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 2 तमंचा 315 बोर, 5 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त आइसर कैंटर और 3-4 ड्रम और इसके अलावा अन्य सामान जिसकी सहायता से वो हाईवे पर खड़ी हुई गाड़ियों का तेल की चोरी करते थे, वो सब बरामद किए गए हैं। और पूछताछ पर इनमें घायल अभियुक्त इमरान और इरफान हैं जिनके पैर में गोली लगी है, जिनको वास्ते उपचार जिला चिकित्सालय भेजा गया है। और जब इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो इमरान के ऊपर लगभग 2.5 दर्जन मुकदमे हैं। अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है और इनके द्वारा जो मोडस ऑपरेंडी है वो हाईवे पर जो गाड़ियां रात में खड़ी हुई होती है उन पर तेल चोरी करने की घटना कारित की जाती है और इनके द्वारा आसपास के जनपदों में भी कई घटनाएं इस प्रकार की कारित की गई हैं। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर में भीषण गर्मी ने अचानक बिजली विभाग की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। वहीं बिजली विभाग की मांग के दबाव के बीच ट्रांसफार्मर को बचाना बिजली विभाग के अधिकारियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ट्रांसफार्मर नियमित रूप से विद्युत सप्लाई करते रहें, इसके लिए विद्युत विभाग के अधिकारी अलग अलग तरह के उपाय कर रहे हैं। गांधी कॉलोनी बिजली घर ने एक नया प्रयोग करते हुए ठंडे पानी के फुव्वारे चलाकर ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने का फार्मूला निकाला है। बता दें कि विद्युत विभाग के द्वारा लगातार बिजली देने के लिए जगह जगह अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ट्रांसफार्मर को ठंडा और नियंत्रित तापमान में रखने के लिए कूलर लगाए गए हैं, तो वहीं मुजफ्फरनगर के विद्युत अधिकारियों के द्वारा ट्रांसफार्मर पर पानी के फव्वारे लगाए गए। फव्वारों का पानी ट्रांसफार्मर पर गिरता है और ट्रांसफार्मर ठंडे रहते हैं। गर्म होने की वजह से फूकने का खतरा कम रहता है। गांधी कॉलोनी विद्युत विभाग के जेई जितेंद्र सिंह ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया है कि भीषण गर्मी के चलते बिजली की सप्लाई की डिमांड बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर का तापमान भी बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि ट्रांसफार्मर का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। यदि इससे अधिक तापमान होगा तो ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। इसीलिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हुए ट्रांसफार्मर के रेडिएटर पर फव्वारे के माध्यम से पानी डाल रहे हैं, जिसके चलते उसका टेम्परेचर 80 डिग्री से कम रहे। उन्होंने बताया कि फव्वारे से पानी का छिड़काव करने के बाद ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज जनपद मुजफ्फरनगर। मेरा नाम जितेंद्र सिंह। बिजली घर में ट्रांसफार्मर लगाए गए, क्या पूरा मामला है, क्यों फव्वारे लगाए जा रहे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल टेम्परेचर 48 डिग्री तक जा रहा है, तो ट्रांसफार्मर और लोड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लोड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इस वजह से ट्रांसफार्मर की भी कैपेसिटी होती है लोड की, वो 80 डिग्री सेल्सियस तक जनरली डिजाइन होते हैं और उससे ऊपर इसका ऑयल का टेम्परेचर जाता है तो ट्रांसफार्मर ट्रिप कर सकता है और खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए टेम्परेचर 80 डिग्री तक ना जाए, इसके लिए हम लोग उसे एक एक्सपेरिमेंट टाइप करके ट्रांसफार्मर के रेडिएटर में पानी डाल रहे हैं फव्वारे के थ्रू, जिससे कि उसका टेम्परेचर इससे कम रहे और उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सके। लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, ट्रांसफार्मर खराब होता है, तो इसके लिए
नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं ट्रांसफार्मर खराब ना हो। अगर ट्रांसफार्मर खराब होता है तो सप्लाई 3-4 दिन के लिए बाधित हो जाएगी। हम नहीं चाहते इस उपभोक्ताओं को हमारी सप्लाई 3-4 दिन बाधित रहे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस वजह से हम ट्रांसफार्मर खराब ना हो उसके सारे इंतजाम कर रहे हैं। उसमें हमारे एसडीओ साहब, एक्शन साहब, एससी साहब, सबका बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो अब से यही मुजफ्फरनगर में और जगह भी चल रहा है? और जगह का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो मुझे ठीक लगा, जैसे वहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिली ऊपर से, वैसा हम काम कर रहे हैं, जिससे मेंटेनेंस का टाइम जो है बहुत कम किया जा सके और उपभोक्ता को बहुत अच्छी विद्युत सप्लाई दी जा सके। जैसे कितना लाभ हुआ है? अभी हम देख रहे हैं तो अभी हमारा टेम्परेचर 82-83 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था, लेकिन ये छिड़काव करने के बाद वो 76-78 के अप्रोक्स रह रहा है, 80 तक क्रॉस नहीं कर रहा है। कूलर भी लगाए गए हैं कहीं जी, अगर जी कूलर लगाना भी एक तरीका है जिससे कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। पानी वाला भी एक तरीका है। अगर इसके बाद भी टेम्परेचर ठीक नहीं होता है या टेम्परेचर की लिमिट बढ़ती है थोड़ी सी, तो हम कूलर लगाने के बारे में भी सोचेंगे। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर में मंगलवार दोपहर मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो केवल सिर्फ अपने शौक की खातिर जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले कई दिनों से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए इस गैंग के सभी सदस्यों ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार से प्रभावित होकर अभी हाल ही में अपना गैंग बनाया था, जिसका नाम बाबा गैंग रखा गया था। बाबा गैंग में शामिल सभी नवयुवक बदमाश 20 से 22 साल की उम्र के बीच के हैं और सभी किसान परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सोमवार देर रात एक मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में किया बाबा गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार। वहीं अन्य 2 शातिर बदमाश अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस गैंग के पास से भारी संख्या में हथियार और लूट और चोरी की गई नकदी बरामद की है। मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों से जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट और चोरी की वारदात की सूचना जनपद पुलिस को प्राप्त हो रही थी। वहीं संज्ञान लेते हुए जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के दिशा निर्देश पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान सोमवार देर रात मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के एक खंडर में बदमाशों के होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर क्राइम ब्रांच और शाहपुर पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा जंगल के बीच खंडर में सर्च ऑपरेशन चलाया। तभी खंडर में छिपे बदमाशों ने पुलिस पे फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग करते हुए 3 बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, तो वहीं 2 अन्य बदमाशों सहित टोटल 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने बड़ी सफलता जुटाई है, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार, एक मोटरसाइकिल और लूट और चोरी की गई नकदी भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए अपराधी शाहपुर थाना क्षेत्र के काकड़ा गांव के रहने वाले हैं और सभी हम उम्र बताए जा रहे हैं। पूछताछ में इन लोगों ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने बदमाशी की प्रेरणा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डिंग गैंग से प्रेरित होकर ली है। अभी कुछ महीने पहले अपना नया गैंग बनाया था, जिसे यह लोग बाबा गैंग के नाम से बुलाते थे। गैंग के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अपराधी अभी भी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार मुजफ्फरनगर पुलिस कर रही है। गिरफ्तार किए गए सभी अपराधियों पर मुजफ्फरनगर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
जिसमें लूट, चोरी, मोटरसाइकिल लूट, मारपीट और हत्या के मामले भी हैं। इनके पास से पुलिस ने 2 इंग्लिश रिवॉल्वर, 2 देसी तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 8,000 रुपये की नकदी बरामद की है। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़, जनपद मुजफ्फरनगर। पिछले 2-3 दिनों में जनपद में कुछ 2-3 बहुत सीरियस घटनाएं घटी, जैसा कि 26/27 की रात्रि को पहले तो थाना मंसूरपुर में 2 बाइक पर सवार 4 अज्ञात लोगों द्वारा एक व्यक्ति पर फायर करके भाग गए। उसके बाद 27 की सुबह थाना शाहपुर में रजवाई की पुलिया पर तमंचा, पिस्टल दिखा करके 2 मोबाइल लूट की वारदातें की। एक विक्टिम द्वारा जब रेजिस्ट किया गया तो उसके पैर पर गोली भी मार दी गई। इन घटनाओं की सीरियसनेस को देखते हुए श्रीमान SSP महोदय द्वारा जनपद की SOG टीम को इस घटना के अनावरण के लिए नियुक्त किया गया और SOG टीम और थाना शाहपुर की पुलिस की मेहनत से 12 घंटे के समय के अंदर अंदर इस घटनाओं का अनावरण कर दिया गया। टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स का एनालिसिस करते हुए इस घटना का अनावरण किया गया और जब इसमें अनावरण हुआ तो ये इस बात सामने आई कि कुछ ग्राम काकड़ा के 5-6 युवक हैं जो अपने आप को एक लोकल गैंग की तरह ऑर्गेनाइज करते हुए, एक अपने आप को बाबा गैंग कहलाते हुए ये सभी घटनाएं जो हैं घटित कर रहे हैं। कल मुखबिरों द्वारा सूचना मिली कि ये गैंग जो है शाहपुर मंसूरपुर रोड पर एक खंडेर भट्टे पर एकत्रित है और दोबारा किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो तुरंत SOG टीम द्वारा और थाना शाहपुर पुलिस द्वारा उनके अड्डे पर दबिश दी गई। जो अभियुक्त हैं वो काफी असले से लैस थे। उनके पास से एक 32 बोर रिवॉल्वर, एक 32 बोर पिस्टल, एक 32 बोर तमंचा, 2 315 बोर तमंचे मिले हैं, 21 जिंदा कारतूस मिले हैं। वो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने जब अपनी आत्मरक्षा में फायर किया तो उसमें 3 अभियुक्त घायल हो गए, एक मौके से भाग गया और 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। मौके से 8 खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इन सब का आपराधिक इतिहास रहा है। एक इनमें से अभियुक्त जो है वो 302 मर्डर के मामले में जा चुका है, एक देहरादून में चोरी के मामले में भी इसके एक का नाम आया है, बाकी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर लड़ाई झगड़े के मामले में भी जेल जा चुके हैं। किस नाम से गैंग? ये अपने आप को लोकल बाबा गैंग के नाम से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। इनके फोन में जो है वो कुछ लॉरेंस बिश्नोई और कुछ गैंगस्टर के फोटो वगैरह मिले हैं, क्योंकि ये उस लाइफस्टाइल के प्रति प्रेरित थे। उस जो गैंग लाइफ जो है, बदमाशी वाली जो लाइफ है, उसके प्रति इनका जो है इनकी एक मोटिवेशन थी। बिल्कुल इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। सभी भी लॉरेंस बिश्नोई की तरह अपना भोपाल में मचाने का इरादा तो इनका यही था। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्टर्ड संगठन का प्रथम स्थापना दिवस जिलाध्यक्ष सरताज अहमद व जिला महासचिव मोहित कल्याणी के नेतृत्व में किया गया आयोजित। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर में सोमवार को राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्टर्ड के कार्यालय पर संगठन के जिला अध्यक्ष क्रांतिकारी वरिष्ठ पत्रकार सरताज अहमद के नेतृत्व में शहर के अहिल्याबाई चौक स्थित कार्यालय पर एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा के आह्वान पर 27 मई को देश के अलग अलग राज्यों के सभी मंडल एवं जनपदों में प्रथम स्थापना दिवस के कार्यक्रम को हर्षोल्लास से संचालित किया गया। इसी क्रम में जिला मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पत्रकार मोहित कल्याणी के कुशल संचालन में कार्यक्रम को बढ़ाते हुए स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में केक काटा गया और पत्रकारों की एकता अखंडता को बल दिए जाने के उद्देश्य से किए गए कार्यक्रम को लेकर जिला अध्यक्ष सरताज अहमद की सराहना की। वहीं उन्हें माला पहना कर केक खिलाते हुए शुभकामनाएं भी दी गई। वहीं मोहित कल्याणी ने अपने संबोधन में कहा है कि पिछले लंबे समय से राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद संगठन राज्य स्तर पर पत्रकारों की रक्षा सुरक्षा को लेकर कार्य करता चला आ रहा था और 23 मई 2023 को इसी संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किए जाने की कार्यवाही का शुभारंभ हुआ था और आज 27 मई 2024 को एक वर्ष पूर्ण होने पर संगठन का प्रथम स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल दैनिक अमन के सिपाही समाचार पत्र के संपादक
मुशर्रफ सिद्दीकी ने जिला अध्यक्ष सरताज अहमद को केक खिलाकर शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार व्यक्त किए और कहा है कि देश में पत्रकारों के लिए पत्रकारिता करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है और देश भर में लगातार अलग अलग पत्रकार संगठन पत्रकार हितों की रक्षा सुरक्षा की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और कहा कि मुजफ्फरनगर जनपद में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा ने जनपद मुजफ्फरनगर में जिला अध्यक्ष के रूप में सरताज अहमद को जो जिम्मेदारी दी है वह काबिले तारीफ है और उम्मीद करते हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर में भी वरिष्ठ युवा पत्रकार साथी सरताज अहमद के नेतृत्व में जनपद के पत्रकारों को उनके हितों में मजबूती मिलेगी। वहीं मिरर टाइम्स के संपादक डॉक्टर रईस अलवी ने अपने संबोधन में कहा है कि जब तक देश के पत्रकार एकता अखंडता के मंच को साझा नहीं करेंगे तब तक उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आज पत्रकारों को एकजुट होने की ज़रूरत है। हम सभी को हमेशा एक दूसरे की ज़रूरत के समय साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि पत्रकार देश के चौथे स्तंभ का सिपाही है और हम सब पत्रकार भाइयों के सहयोग के लिए तैयार हैं। वहीं मुजफ्फरनगर मीडिया क्लब संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर शाहनवाज ने वरिष्ठ पत्रकार संगठन जिला अध्यक्ष सरताज अहमद को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें केक खिलाकर शुभकामनाएं दी और कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पत्रकारों को अपने शोषण उत्पीड़न से तंग होकर एक मंच पर आना ही पड़ेगा और आज के कार्यक्रम से बेहतर अवसर पत्रकारों की एकता अखंडता को लेकर हो सकता है और जनपद मुजफ्फरनगर में पत्रकारों के सहयोग की खातिर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद संगठन के साथ मुजफ्फरनगर मीडिया क्लब कदम से कदम मिलाकर पत्रकार साथियों के हितों की रक्षा सुरक्षा को लेकर कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा। इस दौरान न्यूज फ्लैश न्यूज चैनल के नेशनल ब्यूरो हेड वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चौधरी, टीवी 24 न्यूज चैनल के जिला ब्यूरो चीफ पत्रकार संजय कटारिया सहित दर्जनों पत्रकार एवं संपादक गण इस कार्यक्रम में शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज जनपद मुजफ्फरनगर। मेरा नाम सरताज अहमद है। आज क्या प्रोग्राम है? आज राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा का एक छोटा सा प्रोग्राम था और पूरे देश भर में ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो कहाँ से पत्रकार इसमें शामिल हुए हैं? देखिए हमारे प्रोग्राम में जो है बहुत काफ़ी लोग पत्रकार शामिल हुए हैं और मैं उन सभी पत्रकारों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप पत्रकारों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए पत्रकारों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पत्रकार का जो भी पत्रकार हैं वो पत्रकारिता ठीक करें और अच्छे से अपना काम करें। संजय कुमार जी क्या कार्यक्रम था? देखिए आज देवेंद्र कुमार मिश्रा जी के नेतृत्व में एक मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सरताज अहमद जी को यहाँ जिला अध्यक्ष की एक जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ आसपास के ज़िलों से भी यहाँ पत्रकार साथी लोग काफ़ी संख्या में मौजूद रहे हैं और ये जिम्मेदारी सरताज अहमद को जो दी गई है आज के दौर में जो पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है उस विषय में इनको गहनता से सोचने तथा उनकी सहायता है तो ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं समझता हूँ कि सरताज अहमद जी जो है अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और जो पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है उनकी हेल्प करेंगे। जी मेरा नाम मोहित कल्याणी है और आज मुजफ्फरनगर कार्यालय पर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा रजिस्टर्ड जो संगठन संचालित है उसका प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया है। अब से पूर्व में यह जो संगठन संचालित हो रहा था ये राज्य स्तर पर चलाया जा रहा था लेकिन 27 मई 2023 को यह राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया गया। आज 27 मई 2024 को इसके प्रथम स्थापना दिवस के मौके पर संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा जी के आह्वान पर देश के अलग अलग राज्यों के मंडलों एवं जिलों में यह स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर में भी आज जिला अध्यक्ष माननीय सरताज जी के नेतृत्व में यहाँ एक भव्य सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें
जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न समाचार पत्रों के माननीय संपादक महोदय, वरिष्ठ पत्रकार साथी इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। कार्यक्रम के दौरान यहाँ स्थापना दिवस के मौके पर केक काटा गया और अपने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष एवं अपने जो सम्मानित पत्रकार साथी हैं संगठन की कमेटी से उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। आने वाले सभी पत्रकारों में उत्साह है और सभी ने इस मौके पर माननीय जिला अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई दी है। साथ ही आज के पत्रकारिता के क्षेत्र में जो विषम परिस्थितियाँ, समस्याएं पत्रकार साथियों के सामने उत्पन्न हो रही है, उन्हीं की एकता अखंडता को लेकर आज यहाँ विचार विमर्श भी किया गया। आशा की जा रही है कि सरताज अहमद जी के नेतृत्व में जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा संगठन का जो कारवा का जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको ये भली भांति आगे संचालित करते रहेंगे और सभी पत्रकार साथियों का उनको पूर्ण रूप से पूर्ण सहयोग के लिए सभी ने उनसे वायदा किया। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। दिनांक 20/5/2024 को थाना शाहपुर पर ग्राम पलड़ी में एक हत्या की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल थाना शाहपुर पर एक हत्या का 302 IPC में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और एक पुलिस टीम जो है घटना के अनावरण के लिए गठित की गई। इसमें तमाम तकनीकी एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस का विश्लेषण किया गया। उसके उपरांत आज थाना शाहपुर पुलिस द्वारा इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है। हत्या करने में एक बाल अपचारी इसमें मेन अभियुक्त है। इसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है। पूरी जांच उपरांत यह बात सामने आई है कि जो मृतक नजाकत है उसका बाल अपचारी के साथ अवैध संबंध था। वो पिछले 2 महीने से उस लड़के के साथ संबंध बना रहा था। उसको डराकर, धमकाकर, कभी चाकू की नोक पर, उसके बयानों के आधार पर कभी उसको कट्टा भी दिखाया गया है और उसकी एक उसने वीडियो भी बना रखी थी, अश्लील वीडियो। उस वीडियो से भी उसको ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल करके उसके साथ संबंध बनाता था। दिनांक 19/5 को मृतक की पत्नी और बच्चे उसकी पत्नी के मायके गए हुए थे। घर पर कोई नहीं था। मृतक ने उस बच्चे को अपने घर बुलाया, उसको वीडियो का डर दिखाते हुए, ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसको फोर्स किया। बच्चा पेन में था, बच्चे ने मना करने की कोशिश की, पर फिर भी जो है मृतक ने उसको संबंध बनाने के लिए फोर्स किया। तो पेन में उस समय उसके कमरे में पड़े एक दाव को हाथ लेकर के उस बाल अपचारी ने उस नजाकत के गर्दन पर और सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी और उस दाव को और उसके मोबाइल को, जिसमें उसको लगता था कि उसकी वीडियो स्टोर है, उसको लेकर के वो छत के रास्ते से भाग गया और छत पर ही उसने उसका मोबाइल तोड़ दिया और मोबाइल और दाव को फेंक दिया। बालापचारी को हिरासत में लेकर के उसकी निशानदेही पर अलाकतल जो दाव है और टूटा हुआ मोबाइल वो बरामद कर लिया गया है और आज उसे जो है न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मृतक पर आपराधिक इतिहास है, उसके ऊपर पिछले 5-6 मुकदमे हैं, जिसमें 304 कल्पेबल होमिसाइड, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, गौकशी जैसे अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं। ये हकीम था, कुछ दवाई, कुछ तफीस वगैरह तांत्रिक का भी काम ये करता था। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर जिले में लगातार जिला प्रशासन खनन माफियाओं की कमर तोड़ने का काम करता नजर आ रहा है। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा खनन माफियाओं के विरुद्ध वाहन को भी जिला प्रशासन सीज कर रहा है कार्रवाई। इसी कड़ी में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी के निर्देश पर थाना छपार, पुरकाजी व शहर कोतवाली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर SDM सदर परमानंद झा ने पुलिस टीम को साथ लेकर छापेमारी की। छापेमारी करते हुए खनन माफियाओं के वाहन, JCB एवं ट्रैक्टरों को भी प्रशासन के द्वारा सीज किया गया। वहीं इस अवैध खनन पर हुई कार्यवाही के संबंध में SDM सदर परमानंद झा ने जानकारी देते हुए बताया है कि शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि अवैध खनन, अवैध परिवहन किसी भी तरीके से न हो।
इस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर सभी प्रशासनिक अधिकारी तत्पर हैं। विगत 2 दिनों में 3 थानों पर हम लोगों ने कार्यवाही की है। 3 जेसीबी और 7 ट्रैक्टरों को सीज की कार्यवाही की गई और साथ ही कहा कि अवैध खनन और परिवहन बिल्कुल सख्त निर्देश से मना किया गया है। पुलिस फोर्स की कमी है और लोगों के अंदर खनन को लेकर जागरूकता भी नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व एसडीएम फाइनेंस ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा था जिसमें कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन पर अपना आवेदन डालकर खनन की स्वीकृति ले सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अवैध खनन न करें, पहले स्वीकृति लें और फिर अपने काम को प्रशासनिक गाइडलाइन के अनुसार ही सुचारू करें। वहीं लगातार खनन माफियाओं पर जिला प्रशासन की कार्यवाही से पूरी तरह सन्नाटा मचा हुआ है। शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि अवैध खनन व परिवहन किसी भी तरीके से न हो और इस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोग सभी लोग इस पर तत्पर हैं। विगत 2 दिनों में 3 थानों में हम लोगों ने कार्रवाई की है। 3 जेसीबी और 7 ट्रैक्टर जो है रात तक हम लोगों ने इसको बंद किया है। और यह आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये अवैध खनन व परिवहन बिल्कुल मना है और आपसे अपील करूंगा कि सभी लोगों को यह सूचना दें, इस तरह की कार्रवाई न हो। सर, लगातार खनन चल भी रहा है और लगातार खनन पे कार्रवाई भी हो रही है, खनन रुक क्यों नहीं रहा है? ये तो प्रभावी अंकुश संजोग से ऐसा है कि अभी पुलिस फोर्स की भी कुछ कमी है, यह भी कारण है। और दूसरा ये है कि लोगों में अभी जागरूकता भी नहीं आई है कि ये ना करें। तो इस क्रम में एडीएम साहब ने एक प्रेस नोट भी जारी किया था कि यूपी माइंस मित्रा ऐप पर कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन डाल करके पंजीकरण कराकर उसमें स्वीकृति प्राप्त कर सकता है और जब वो स्वीकृति हो जाएगी तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, वो वैध माना जाएगा परिवहन। तो आपसे मैं पुनः कहूँगा कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से सभी जनता को बताएं कि यूपी माइंस मित्रा ऐप पर सभी लोग जो ऐसे लोग जिनको मिट्टी परिवहन की जरूरत है, ऐसे लोग अप्लाई करें और उनका पंजीकरण होते ही 24 घंटे के भीतर इसमें यह व्यवस्था है कि इसमें तत्काल जांच करके अनुमति जारी की जाती है। यह बहुत अच्छी सुविधा उत्तर प्रदेश शासन ने दे रखी है, इसका लाभ उठाएं और किसी भी प्रकार के अवैध खनन और उसके उपरांत परिवहन पर रोक है और प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए हम लोगों को बार बार प्रवर्तन की कार्रवाई करनी पड़ती है। ये थाने कौन होते हैं? थाने पुरकाजी थाना है, छपार थाना है और कोतवाली सदर है, जहाँ हम लोगों ने कार्रवाई की। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। पिछले सप्ताह दिनांक 17 तारीख को थाना खतौली के केलावड़ा गांव में एक बच्चे की हत्या के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। पुलिस और अधिकारियों द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर इस शव का मौका मुआयना किया गया और जो घटनास्थल था उसका मुआयना किया गया और जो परिजन थे उनसे बात की गई। तो इसमें ये पता चला कि एक 7 वर्षीय जो केशव है ये खेल रहा था और खेलने के बाद में ये गायब हुआ और थोड़ी देर बाद में इसी घर के अंदर जो है इसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने जब और डिटेल में जानकारी की तो ये पता चला कि इसी घर में 1 महीने पहले भी जो है इसे एक छोटा भाई था, उसकी भी जो है वो इसी तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में शव उसका मिला था, लेकिन घर वालों ने उसको बीमारी समझते हुए उसको दफना दिया था और पुलिस को जो है वो सूचना नहीं दी थी। पुलिस ने घर वालों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खतौली पर हत्या की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और खुलासे के लिए सीओ खतौली के नेतृत्व में टीम का गठन किया। और इस पूरे घटनाक्रम का जब अलग अलग जितने भी एविडेंस थे, जो मौके से जो चीज़ें मिली थी
जब मौका मुआयना किया गया तो उस वक्त जो है वहाँ पे घर में एक पोटली मिली जिसमें कुछ चावल, कुछ दाल, कुछ नमक और एक पर्ची लिखी हुई थी। उस पर्ची में जो है वो कुछ मंत्र उच्चार और ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। इन सब चीज़ों को कब्जे में लिया गया और इसमें डिटेल में सभी जो लोग हैं, परिवारीजन और बाकी आसपास के जो लोग थे, सभी से जब डिटेल में पूछताछ और उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो ये निकल के आया कि जो मृतक बच्चे हैं उनकी चाची अंकिता, इस पे किसी ऊपरी आत्मा का साया इनको बताया गया। वो उसकी तबीयत और ये सब ख़राब चल रही थी तो उन्होंने किसी तांत्रिक से संपर्क किया और उसने बताया कि इसके ऊपर इसकी ताऊ की लड़की कोमल जो है, जिसकी 2 साल पहले मौत हो गई थी, उसका इसके ऊपर साया है और इस साया को हटाने के लिए पहले उन्होंने अलग अलग उपचार किए, लेकिन जब किसी भी तरह से आराम नहीं मिला तो तांत्रिक द्वारा बताया गया कि इसमें आपको जो है वो बलि देनी पड़ेगी। तो 1 महीने पहले भी जो अंकिता ने मौका देखकर, जब सिर्फ घर में अंकिता और एक छोटी बच्ची और एक मृतक बच्चा घर पे मौजूद था, उस वक्त उसको घर में एक कपड़े से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। लेकिन घर वालों को जो है वो इस बात का आभास नहीं था कि परिवार का कोई सदस्य हत्या कर सकता है, तो उन्होंने बीमारी मानते हुए उसको दफना दिया था। और इस बार भी जो है उसके बाद भी जब इसको आराम नहीं मिला तो ये दोबारा वापस उस तांत्रिक के पास गए और अंकिता और उसकी माँ, तो इन लोगों ने फिर जो कहा तो तांत्रिक द्वारा बताया गया कि इनको एक और बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। उसके बताए अनुसार दिनांक 17 तारीख को अंकिता ने मौका देखकर जो इनके घर का दूसरा बच्चा था उसकी भी कपड़े से गला घोंटकर हत्या कर दी। और इसमें पुलिस ने जो मौके से जो नोट मिला था जिसमें मंत्रोच्चार वगैरह लिखे गए थे, उसकी जो राइटिंग और उसके अंदर उसके ऊपर जो लिखा हुआ मटेरियल था, उसके संबंध में जब घर में डिटेल में सर्च किया गया तो वहाँ पे एक सिंदूर की डिबिया मिली जो अंकिता के बेड के नीचे थी, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ये नोट उसी से लिखा गया है। इसमें घर वाले जो जितने भी सदस्य थे उनसे भी जो है वो इन शब्दों को और बाकी अन्य उनके हस्तलेख के लिए भी नमूना हस्ताक्षर और नमूना चीज़ें ली गई। तो उन सब के द्वारा जो नोट लिखे गए उसमें से अंकिता की राइटिंग जो वो काफ़ी हद तक उसी नोट में जो लिखे हुए शब्द थे उनसे मिलान कर रहा था। फिर डिटेल में जब अंकिता से गहनता से पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म का इकबाल किया और उसने ये बताया कि उसके ऊपर जो बाहरी आत्मा का साया है उसका हटाने के लिए उसने अपनी माँ और तांत्रिक के कहने के अनुसार इन बच्चों की हत्या की है। इसमें अंकिता और उसकी माँ जो रीना है, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसमें जो तीसरा अभियुक्त जो अभी फ़िलहाल फरार है उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और उससे भी डिटेल में पूछताछ करने के उपरांत उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार थाना खतौली क्षेत्र में जो 2 बच्चों की डेथ हुई थी उसके संबंध में जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था, उस घटना का आज पुलिस ने खुलासा किया है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देश पर शहर कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया बड़ा खुलासा। आपको बता दें, थाना नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक महावीर सिंह चौहान की पुलिस टीम ने वाहन चोरों पर कसा शिकंजा। यह सातिर वाहन चोर गिरोह नगर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों जैसे बैंक, अस्पताल, अन्य जगहों पर देते थे चोरी की वारदात को अंजाम। चोरी के वाहनों को चोरी कर और उनको बेचने आदि के लिए सक्रिय हो चुका था यह गिरोह। चोरी की आधा दर्जन मोटरसाइकिल बरामद, जिसमें एक वाहन कटा हुआ भी बरामद हुआ है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। तो वहीं लगातार मुजफ्फरनगर पुलिस अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण किए जाने को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, CA7 न्यूज, जनपद मुजफ्फरनगर। दिखवा देते हैं तो इनमें से जैसे जो मोहित है, इसने इनसे 2 मोटरसाइकिल खरीदी थी और ये बाकी वंश, अनमोल, अजय, इन सब लोगों ने इनसे 1-1 मोटरसाइकिल खरीद रखी थी। तो इनका काम यही है कि जो मार्केट में या कहीं पे भी भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे जो पुरानी थोड़ी मोटरसाइकिल हो उसको चोरी कर लेते हैं और फिर उसके बाद में या तो उसकी नंबर प्लेट वगैरह चेंज करके या फिर बिना नंबर प्लेट के जो है ये लोग इसको चलाते हैं। इसमें अभी तक जो इसमें टोटल जो है वो 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है, प्लस एक इन्हीं की निशानदेही से जो है वो कटी हुई मोटरसाइकिल थी। टोटल 6 मोटरसाइकिलें अभी तक ट्रेस हुई है।
और भी फुटेज अलग अलग जगह जो घटनाएं हुई है इनके संबंध में जब जानकारी की गई तो इसका हुलिया जो मिलान करता तो ऐसी हम लोगों को आशंका है कि इन्होंने और भी ज़्यादा मोटरसाइकिलें चोरी की जो अभी तक पूछताछ में इन्होंने नहीं बताया है। उसके संबंध में भी इनकी लोकेशन और बाकी चीज़ों के आधार पर इनको वेरीफाई किया जाएगा और अगर ये ट्रेस होते हैं कि इन्होंने चोरी करी है तो फिर इनका PCR लेके और जो बाकी जो घटनाएं हैं उनकी भी मोटरसाइकिलों को इनसे बरामद किया जाएगा। उस पर थाना कोतवाली पुलिस ने ASP साहब के लीडरशिप में एक गैंग को वर्कआउट किया है। इसमें एक अभिषेक नाम का जो ये लड़का है ये इसका मेन सरगना है और इसका सगा भतीजा है ऋतिक। ये मूल रूप से कांगड़ा शामली के रहने वाले हैं लेकिन ये यहाँ पे रह के मजदूरी वगैरह कर रहे हैं। इसमें ऋतिक जो है वो मौके पे जाके और जो पुरानी बाइक जो मतलब थोड़ी पुरानी जो होती है जिसका लॉक आसानी से खुल जाए उसको लॉक फ्री करके और फिर वो मौके से मोटरसाइकिल चुरा के कई जगह अलग अलग जगह की जो घटनाएं थी उनके CCTV फुटेज देखे तो एक ही लड़का जो है वो अलग अलग घटनाओं में शामिल था। फिर इसके बाद में इस पर जब बहुत फर्दर वर्क किया गया तो पिछले कुछ दिनों में अमूमन जो चुनाव हुआ था चुनाव के बाद से जो है कुछ मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं शहर में बढ़ी थी जिसके अनावरण के लिए CO सिटी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। आज इस टीम को थाना कोतवाली पुलिस की जो टीम है उसको सफलता प्राप्त हुई है और एक गिरोह पे शिकंजा कसा गया है जिसमें अभी 7 मुलजिम प्रकाश में आए हैं और इनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल और 1 मोटरसाइकिल जिसको इन्होंने काट दिया था मतलब इनके पुर्जे अलग अलग कर दिए थे। ये 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है और इसमें 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभिषेक नाम का युवक है जो ये इस पूरे गिरोह को चला रहा था और एक इसका सगा भतीजा है ऋतिक। ये दोनों लोग मूल रूप से शामली के रहने वाले हैं और यहाँ मुजफ्फरनगर में नौकरी मजदूरी करते हैं। ये लोग जो पुरानी मोटरसाइकिल्स होती है जो मार्केट में खड़ी रहती है उनको इसमें से जो ऋतिक नाम का लड़का है ये सभी जगह से मोटरसाइकिल चोरी करते हुए CCTV फुटेज में पाया गया है और ये इन मोटरसाइकिलों को इकट्ठा करके और फिर उसके बाद में अलग अलग लोगों को मार्केट में सस्ते दामों पर बेच देते हैं। अभी जो बाकी जो लोग हैं ये मार्केट में इनको खपाने में मदद करते हैं और इनमें से कुछ लोग जिनके कब्जे से मोटरसाइकिलें बरामद की गई है तो ये टोटल 7 लोग हैं। अभी इन पे ये पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है और इन लोगों के बारे में जब आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई है तो अभी तक इनके अलावा और कोई मुकदमे नहीं आए हैं लेकिन इनके खिलाफ थाना कोतवाली में 1 और थाना सिविल लाइन में 3 मुकदमे पंजीकृत है। इसके अलावा भी जो है वो कुछ और घटनाओं के जो फुटेज वगैरह देखे गए हैं तो इसमें भी ये इसी जो ऋतिक नाम का लड़का है इसके द्वारा ऐसा हुलिया जो है इसका प्रतीत हो रहा है कि इसने अन्य जगह से भी मोटरसाइकिल चोरी की है। तो इसके संबंध में और डिटेल में तफ्तीश की जाएगी और इनके खिलाफ जो माननीय न्यायालय से PCR के लिए आवेदन किया जाएगा और PCR पर लेके इनको और भी इनसे मोटरसाइकिल बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। सर चोरी करने वाले छात्र हैं पढ़ने के लिए क्या कोई अपनी जरूरत के लिए चोरी कर रहे हैं? ये नॉर्मली जो यहाँ पे मजदूरी करने वाले लोग हैं और इन्होंने बताया कि जो इनकी खुद की मजदूरी है जैसे इसमें जो मेन ऋतिक नाम का जो लड़का है उसने ये बताया कि किसी जो ब्लड टेस्ट कंपनी होती है ये इसमें नौकरी कर रहा था पिछले 2 महीने से जहाँ पे लगभग 10,000 के आसपास इसकी तनख्वाह थी लेकिन इनके खर्चे जो हैं वो उससे ज़्यादा है तो अपना खर्चा निकालने के लिए इनको आसान टारगेट मिल जाता है कि मोटरसाइकिल चोरी करके और फिर अलग अलग मार्केट में खपाने के लिए और ये एक मोटरसाइकिल को 10 से 20 हज़ार के आसपास में जो अलग अलग लोगों को बेच रहे थे। मैं आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को भी ये अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको सस्ते दामों पे मोटरसाइकिल बेच रहा है तो आप उसके चक्कर में कतई ना आए और आप उसको हर तरीके से मुतमईन हो जाएं कि ये मोटरसाइकिल चोरी की नहीं है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही जो आप उससे मोटरसाइकिल या कोई अन्य जो भी कोई वस्तु है वो खरीदें। क्योंकि इसमें जो कुछ लोग पकड़े गए हैं उन्होंने ये बताया कि इन लोगों ने हमको आश्वासन दिया था कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इनके झांसे में आके हमने मोटरसाइकिल खरीद ली थी लेकिन ये पूर्ण रूप से गैर कानूनी कृत्य है और अगर आप चोरी की मोटरसाइकिल आपके पास से या चोरी कोई भी वस्तु आपके पास से बरामद होती है तो ये माना जाएगा कि आपका जो है ये आपकी गलती है और उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई उतनी एप्लीकेबल है जितनी चोर के खिलाफ एप्लीकेबल है। तो पब्लिक को भी जो है इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का मामला आया सामने। कामिल ने कमल बनकर युवती को इंस्टाग्राम पर फंसाया प्रेम जाल में। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का एक बड़ा मामला सामने आया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची एक युवती ने एक युवक पर नाम बदलकर दोस्ती कर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इंटरनेट मीडिया पर कामिल ने कमल बनकर दोस्ती की और शादी का झांसा देकर युवती को अपने पास बुला लिया। आरोप है कि 1 साल तक आरोपी युवती का शारीरिक उत्पीड़न करता रहा और शादी करने के लिए मना टाल मटोल किया। विरोध करने पर कामिल और उसके परिवार ने युवती के साथ मार पिटाई भी की। शनिवार को पीड़िता को लेकर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी एसएसपी मुजफ्फरनगर से मिले और कार्यवाही की मांग की गई। युवती हरियाणा निवासी बताई जा रही है। मेरे साथ एक लड़के ने हिंदू बन के इंस्टाग्राम से बात की थी। वो मुसलमान निकला बाद में। उसने मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती करी, मुझसे ज़बरदस्ती अपने घर से सामान मंगवाया। उसके बाद उसने मेरी ज़िंदगी 1 साल से ख़राब कर रखी है। वो ज़बरदस्ती करता है मेरे साथ, मारता पीटता है। उसकी फैमिली भी यही करती है मेरे साथ। उन्होंने 1 साल से मुझे कैद कर रखा है घर के अंदर। अब 1 साल के बाद मैं मतलब बहुत मुश्किल से निकल के आई हूँ। मैंने इनसे संपर्क किया है बजरंग दल वालों से, और फिर संपर्क के दौरान इन्होंने मुझे बचाया है और मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। कब पता लगा आपको कि वो मुस्लिम है? मुझे मतलब उसके घर में जाने के बाद पता लगा वो मुसलमान है। उसके मतलब पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसने मेरे साथ मतलब उसने मुझे ब्लैकमेल किया फोटोज वीडियोस के थ्रू, जो वायरल। कहाँ का रहने वाला है? यूपी मुजफ्फरनगर का ही है। आप कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा से हूँ। आपकी मुलाकात इससे कब हुई, किस तरीके से हुई? उससे मेरी मुलाकात हमारे बातचीत करने के 6 महीने बाद हो गई थी। उसके बाद उसने ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया था। किस जरिए से आप उससे वार्तालाप करते थे? उससे हिंदू समझ के उसने बहुत बड़े बड़े झूठ बोले थे कि मेरे पास ये है वो है, पर पीछे से कुछ नहीं था उसके पास। उसने सिर्फ झूठ बोला था कि मेरे पास ये है वो है, पर कुछ भी नहीं था उसके पास। उसका इरादा ये था कि लड़की हिंदू है, फंसा लेता हूँ, उनसे बेच दूंगा, अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। पुलिस अधिकारी से मिले हैं क्या? उन्होंने कहा है कि कड़ी कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि उसे अंदर डाले, उसे सजा हो, उसे ही पता चले, उसकी फैमिली को भी पता चले जो मेरे साथ हुआ वो आगे किसी और लड़के के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आज आप सबके सामने खड़ी हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो हमारी हिंदू समाज की लड़कियां हैं वो किसी भी ऐसे लड़के पे मतलब मुसलमान पे भरोसा ना करे, क्योंकि मुसलमान भरोसे के लायक नहीं है। सर अभी एक युवती आई थी, उसने कुछ लोगों पर धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। क्या आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई की जा रही है? आज एसएसपी सर के ऑफिस में एक हरियाणा की रहने वाली महिला ने आकर एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें संधावली थाना मंसूरपुर का रहने वाले एक मुस्लिम युवक के द्वारा अपना धर्म छुपा करके उसके साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती की गई और उसको झांसा दे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस प्रार्थना पत्र पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला मुख्यालय से गठित टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया है और जो भी जांच होगी उसके आधार पर कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी।